सोफिस्ट ने कहा कि जो यूनिवर्स को खोजने की प्रॉब्लम है, यूनिवर्स कैसे बना और किस चीज़ से बना, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ये प्रॉब्लम ह्यूमन मैन जो है, ये मैन कैसे बना, इसके अंदर बुद्धि कहाँ से आई, क्या आई, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, मैन की क्या क्या समस्याएं। तो उनका प्रॉपर स्टडी जो है वो हमारी, वो मैटर की स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, हमारी स्टडी है मैन। तो सोफिस्ट वो थे जिन्होंने फिलॉसफी में मैन इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सोफिस्ट कौन थे? ये सोफिस्ट वास्तव में देखा जाए तो फिलोसफर नहीं थे, ये पैसा लेकर के पढ़ाने वाले टीचर थे। इसलिए इनकी फ़िलॉसफी को, इनके जो स्कूल थे उनको एकेडमिक नहीं कहा जाता था। एकेडमी नहीं है वो, एकेडमी में तो ज्ञान का पैसा नहीं लिया जाता और ज्ञान ही ज्ञान दिया जाता है। ये लोग क्या करते थे, ये स्कूल खोलते थे और पैसा लेकर के पढ़ाते थे, फीस लेकर के पढ़ाने वाले। और क्या पढ़ाते थे? ये वो चीज़ें पढ़ाते थे जो जीवन में हमारे दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर जब संसार में रह रहे हैं, उस संसार में अच्छी तरह एडजस्ट होने के लिए ज़रूरी हो। उसमें इतिहास भी पढ़ाते थे, उसके अंदर और ज्योग्राफी भी पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे, लॉजिक भी पढ़ाते थे। लेकिन मेन चीज़ें जो थी ये दो पढ़ाते थे। इनके यहाँ जो बड़े बड़े टीचर्स थे वो दो चीज़ें पढ़ाते थे। एक तो पढ़ाते थे साइंस ऑफ आर्गूमेंट, ओरेटरी। आप बढ़िया ओरेटर बनो, और जब आप साइंस ऑफ आर्गूमेंट पढ़ोगे तो आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। एक एक शब्द जो है उसके कई कई मानी होते हैं, कौन सा मानी, कौन सा कहाँ प्रयोग करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो अच्छी तरह आप प्रभाव नहीं डाल सकते। ओरेटर वो है जो अपने ओरेटरी से दूसरे को पराजित कर दे। बहस करने बैठे तो आपके पास शब्दों का इतना भंडार है कि वो खोजता ही रहेगा। आपने ऐसे शब्द बोल दिए तो खोजता रहेगा, मैं क्या लाऊँ इसके मुकाबले में, पराजित हो जाएगा। तो ओरेटरी सिखाते थे, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ आर्गूमेंट। और आर्ट ऑफ आर्गूमेंट में क्या क्या होता था कि शब्दों का भंडार है, उनको कैसे यूज़ करना है। अब इसमें भी भंडार, आप अंग्रेज़ी में देखो कि एक एक शब्द के कई कई मानी होते हैं। ये हमारे आज की जो लैंग्वेज फ़िलॉसफी है, वो लैंग्वेज फ़िलॉसफी यही कह रहे हैं। अब क्या हुआ, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक आदमी खड़े हुए, एक महिला खड़ी हुई बोलने के लिए। तो वो क्या सोच रही थी वो भूल गई, क्या मैं घर से क्या सोच के आई थी। तो वो अपने कान खुजाने लगी और कहने लगी, आई कंसीव्ड, आई कंसीव्ड, आई कंसीव्ड, आई कंसीव्ड थ्राइस। तो वहाँ एक दूसरे आदमी बैठे थे। कंसीव के माने दो होते हैं, कंसीव के माने सोचना और कंसीव के माने गर्भ धारण करना। तो कहने लगे, सॉरी आवर लेडी स्पीकर कंसीव थ्राइस बट डिलीवर्ड नथिंग। अब वो बेचारी शर्मिंदा होकर बैठ गई। तो ये जो आर्गूमेंट की कला है, ये वही आर्गूमेंट की कला वही सीखता है जिसको व्याकरण का, शब्दों का अच्छा ज्ञान हो। अगर शब्दों का अच्छा ज्ञान है तो आप पराजित नहीं कर सकते दूसरों को। और ये आर्गूमेंट जो थे, इनको हम अपने यहाँ भारतीय दर्शन में कहते हैं कि ये सारा जो है ये छल और कपट है। तो आप शब्दों को किस तरह से यूज़ करें, तो इसको हमारे यहाँ वितंडा कहते हैं, वितंडा। तो ये वितंडा भी सिखाते थे। और इकोनॉमिक्स, अब ये इकोनॉमिक्स थी, इसके बारे में प्लेटो ने इन पर बहुत आक्षेप किए। उन्होंने कहा ये जो गॉस्पेल ऑफ मैमन है, मैमन शैतान, ये सैटन का ग्रंथ है ये इकोनॉमिक्स जो है। तो ये शिक्षा का बहुत प्रचार इन्होंने किया, क्योंकि ये शिक्षा जो है, जो आपको ज़िंदगी में बैठाने वाली होती है, तो आपके कॉमन मैन के भी काम आ सकती है। और फिलॉसफी कॉमन मैन के क्या काम आएगी? घर में रोटियां हैं नहीं और तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो सारे के सारे। तो प्लेटो ने इनको कहा कि फिलॉसफी विल नॉट मेक यू रिच। हमारी एकेडमी में जो आदमी आएगा वो इस ख्याल से नहीं आएगा कि मैं रिच बन जाऊं। फिलॉसफी शैल नॉट मेक यू रिच बट डेफिनेटली इट शैल टेल यू द आर्ट ऑफ डिग्निफाइड लिविंग। तुम पैसे के लिए अपना ज़मीर भी बेच सकते हो। एक आदमी तुम्हें अपनी फ़ीस के अलावा, कि तुमने कहा जी 10 रुपये 25 रुपये फ़ीस दो,
और वो आपको 50 रुपये फीस दे देता है, तो आप क्या करोगे? आप उसको अलग कमरे में बैठ के नकल करा दोगे। तो आपको उन्होंने 50 रुपये दे दिए। तो ऐसे टीचर आजकल बहुत हैं, सोफिस्ट जैसे टीचर बहुत हैं। तो सोफिस्ट से उनका जवाब नहीं बन पड़ा, तो सोफिस्ट ने कहा, वी गिव एजुकेशन एंड यू गिव नॉलेज। एजुकेशन का काम है संसार के अंदर एडजस्ट होना। इस दुनिया के अंदर हम रोटी खाएं। प्लेटो कहते थे रोटी खाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, सूअर ये सब खूब पेट भरते हैं, कोई भूखा नहीं देखा होगा आपने। तो वो कोई इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ते हैं। रोटी खाने के लिए एक आदमी जो है वो मूंगफली बेच रहा है रेहड़ी पे, और शाम तक इतनी मूंगफली बेच जाता है कि दिन भर का इतना बेच आ जाता है कि एक टीचर की उतनी सैलरी नहीं होती। तो पढ़ाई लिखाई क्या काम देगी? इकोनॉमिक्स पढ़ के थोड़ी कर रहा है, तो आप मूंगफली का काम शुरू कर दो। तो ये कहते थे कि इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए, ये तो हर तरीके से कमाया जा सकता है। तो बहुत निंदा इनकी करते थे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम ये किया कि यूनान से बाहर जाके सिसिली, जो बिल्कुल एंड में था यूनान के, जहाँ इटली शुरू हो जाता है, वहाँ तक ऐसे ओरेकिल खोल दिए स्कूल जिनमें शिक्षा दी जाती है। और उन्होंने फिलोसफर्स को कह दिया कि हम नॉलेज इम्पार्ट नहीं करते, हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। एजुकेशन वो है संसार के लिए जो ज़रूरी है। तो ये लोग वो थे, बड़े भारी एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही थी कि ज्ञान बेचते थे, इसलिए निंदनीय थे। इनकी बड़ी निंदा होती थी कि तो ज्ञान को बेच दें, तो ये तो पैसा ले करके, ट्यूशन ले करके पेपर लीक करा देते सारे। तो ये कभी भी, ये जो थे सोफिस्ट, ये जनता की निगाह में कभी भी इनका सम्मान इतना नहीं हो सका जितना एकेडमी में सुकरात और इनका होता था। इनके बारे में कहा जाता था कि ये ज्ञान बेचते नहीं, इन्होंने कभी ज्ञान नहीं बेचा, एक पैसा भी फीस नहीं लेते थे सारे के सारे। तो सोफिस्ट ने सबसे बड़ा काम ये किया कि मैन को ला कर के बीच में खड़ा कर दिया फिलॉसफी। मैन की प्रॉब्लम पे सोचो, ये मत सोचो कि किस चीज़ की बनी हुई है दुनिया ये। मैन के बारे में जब आप सोचोगे तो पता सारा लगेगा कि सबसे बड़ी समस्या मैन की समस्या है। और उन्होंने कहा हमारा काम क्या है कि जो शिक्षित आदमी होगा वो राजनीति में बढ़िया सफल हो सकेगा, और ये जो ज्ञानी आदमी फिलोसफर, ये तो कहेंगे क्या रखा है राजनीति में। ये फिलोसफर कॉमन मैन से बड़ी घृणा करते थे। ये कॉमन मैन को समझते थे कि ये तो ऐसे ये कौम का। तो इनका क्या था कि इन्होंने एक मसला आया बहुत ज़बरदस्त, उस पर इन्होंने बहस करनी शुरू की। सारी रात वहाँ एकेडमी में बहस चलती रही। ओरेकिल में ऐसा नहीं होता था, वहाँ तो किताब में पढ़ लो या हमसे पढ़ लो, पढ़ करके इम्तहान भी तो पास करना है, डिग्री लेनी है ले लो, और डिग्री लेके नौकरी अच्छी मिल जाएगी। और ये फिलोसफर अपने ऐसे घूमते फिरेंगे, इन्हें कौन नौकरी देगा। ये तो ब्रह्म की बात करेंगे, कहीं आत्मा की बात करेंगे, वो कहेंगे भाग जाए, यहाँ ब्रह्म आत्मा नहीं, यहाँ तो दुनिया में ये रोटी कैसे खाएं, मकान कैसे बनवाएं। तो कहते इनको कौन पूछेगा, हमें सब पूछेंगे। तो ये जो थे क्या, इन्होंने वो फिलोसफर वहाँ बैठे थे, तो रात भर वहाँ फिलोसफर चिंता करते रहे, प्रॉब्लम पे सोचते रहे। सुबह जब वो सफाई कर्मचारी आया, उन्होंने देखा कि मोमबत्तियों का मोम इतना सारा पड़ा हुआ है, सारी रात मोमबत्तियाँ जली हैं, और कितनी जगह जली हैं, यहाँ देखा कि 22 जगह 20 जगह जली हुई थी। इसका मतलब 20 आदमी यहाँ बैठे हुए थे, और 20 आदमियों ने सारी रात। तो वो गया वहाँ, उसने कहा, फिलोसफर जो एकेडमी के फिलोसफर थे उनसे हाथ जोड़ के कहा कि सर ये सारी रात आपने मोमबत्तियाँ जलाई, कि क्या समस्या थी इतनी बड़ी। तो फिलोसफर जो थे वो कॉमन मैन को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। उन्होंने कहा तुम हमारी फिलॉसफी की समस्या नहीं समझ सकते, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी। तो उसने कहा सर फिर भी कुछ तो हमें बताओ, हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें। तो उसने कहा कि तुम्हारी तो एक ही प्रॉब्लम है, हाउ टू फीड योर वैली एंड हैड डीप स्लीप। तो उससे नौकर से कहने लगे तुम्हें रात को रोटी मिल गई थी? ना, हाँ जी रोटी तो मिल गई। कि पेट भर के मिल गई थी? हाँ पेट भर के मिल गई थी। अच्छा फिर बाद में जाके नींद अच्छी आ गई थी? ना आ गई थी। बस तुम्हारी तो यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गो। कॉमन मैन की प्रॉब्लम जो है वो एक ही है, पेट भर के रोटी मिल जाए और अच्छी नींद आ जाए,
तो कहते कॉमन मैन तो यही कर सकता है, वो फिलोसफर जैसी ऊंची ऊंची बातें क्या सोचेगा कॉमन मैन। तो फिर भी वो हाथ जोड़ के कहने लगे सर फिर भी हमें बताओ तो सही कि भाई क्या प्रॉब्लम थी जिस पर आप सारी रात जागते रहे। तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये थी कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं, दिस वाज द प्रॉब्लम। कहने लगा सर आप सारी रात जागे, आप मुझे हुक्म देते, मैं घोड़ों की रोज़ मालिश करने जाता हूँ, मैं घोड़े के मुंह में से गिन करके और आपको बता देता इतने दांत होते हैं। कहते मूर्ख मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम फिलॉसफी की प्रॉब्लम ही नहीं समझ सकते। कहते रात को ये तय हुआ, रात को ये तय करना था कि आदर्श कोई घोड़ा ऐसा हो सकता है अभी दांत ही पूरे ना निकले हों, कोई घोड़ा ऐसा हो सकता है कि बूढ़ा हो गया उसके दांत टूट गए हों, कोई घोड़ा ऐसा हो सकता है कि किसी और एक्सीडेंट में उसके दांत निकल आए हों, कोई बीमार घोड़ा हो सकता है तो उसके 2-3 दांत एक्स्ट्रा निकल आए हों। तो कहते ये थी कि आदर्श घोड़ा कौन सा है जिसके दांत गिने हम कितने होते हैं। तो कहे वी कैन नॉट डिसाइड, अगर कल फिर डिसाइड करेंगे हम इनको। तो कहने लगा सर ये तो बड़ी दोस्त। तो ओरेकल्स वाले जो थे इनका, ओरेकल्स वालों का बड़ा मखौल उड़ाते थे फिलॉसफी वाले कि ओरेकल्स वाले जो हैं वो तो ऐसे ही चीप नॉलेज दे दी पैसे के। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ये हम जो हैं, हमने तो आपको कह दिया कि हम तो एजुकेशन दे रहे हैं, हम ज्ञान नहीं दे रहे। तुम ज्ञान दे रहे हो इसलिए भूखे मरो तुम। इसमें आगे हम देखेंगे कि सुकरात के बारे में कि सुकरात ने क्या कहा। सुकरात, उसकी पत्नी ने उसको सुकरात को कहा यू हैव ब्रॉट मोर मिजरीज टू योर फैमिली देन ब्रेड। पैसा तो कमा के लाते नहीं, भूखी बैठी रहती हूँ मैं कि आज कुछ सब्ज़ी लेके आएगा, दाल लेके आएगा, तुम मिजरी लेके आ जाते हो कोई ना कोई। तो कहते तो सुकरात ने क्या जवाब दिया उसको, उसने कहा थैंक गॉड दैट यू आर द वाइफ ऑफ सोक्रेटिस। ये अपने आप को धन्यवाद करो, भगवान का शुक्र अदा करो, सुकरात जैसे विद्वान की पत्नी हो तुम। बिकॉज ए डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस, एक भूखा सोक्रेटिस जब बाज़ार में निकलता है तो लोग नमस्कार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ए डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस इज़ मच ऑनर्ड बाय द सोसाइटी देन ए सेटिस्फाइड पिग। सुअर जो है वो बड़ा, जो भी मिल जाए, गंद मिल जाए, गंद खा के सेटिस्फाइड हो जाता है। तो सेटिस्फाइड पिग की तुम पत्नी नहीं बनी। ये लोग जो पेट भरने का ज्ञान देते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, पेट भरने का ज्ञान देते हैं, कहते जब हम अपने शिष्यों से पूछते हैं अपने स्कूल के अंदर कि बताओ वाइजेस्ट मैन कौन है, तो वो कहते हैं सुकरात इज़ द वाइजेस्ट मैन इन आवर कंट्री। तो सर वो आपको क्यों वाइजेस्ट मैन कहते हैं जबकि शिष्य हमारे हैं, हमारे पढ़ते हमारे स्कूलों में वो। तो सुकरात ने कहा कि तो अपने शिष्यों से ही पूछो वो आपको वाइजेस्ट मैन क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों कहते हैं। कहने नहीं कुछ बात तो होगी। कहते मैं एक अंतर तो बता सकता हूँ अपना और आपका, बाकी क्या पता उस अंतर के कारण से ये मुझे महान कहते हों। तो कहते हैं हाँ जी वही बता दो। तो उन्होंने कहा उसको कि यू नो दैट यू नो एवरीथिंग। गाइड पढ़ ली अंग्रेज़ी की, गाइड पढ़ के समझ गए मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, बच्चों को गाइड में से ही पढ़ा दिया। जो गाइड में हमारे डॉक्टर कालिया जो थे यहाँ इंग्लिश वाले, उन्होंने एक बच्चे को अपनी क्लास से इसीलिए निकाल दिया था कि उन्होंने उसके हाथ में गाइड देख ली थी अंग्रेज़ी की। उन्होंने उसको कहा ये गाइड क्या क्या चीज़ है ये। सर ये वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में गाइड ले आया मैं आज, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तुम मेरे मुंह पर जूता मार रहे हो। सर क्या हुआ। कहते यू हैव नो फेथ इन योर टीचर्स। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही इंग्लिश में वो टीचर से पूछो, गाइड से पढ़ के क्या करो। गाइड तो वो लोग लिखते हैं जो फेल हो गए हैं या थर्ड डिविजनर हैं, वो गाइड लिख लिख करके अपना काम चलाते हैं जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली। तो कहते हैं अगर गाइड से तुमने पढ़ना है तो मेरी क्लास में मत आओ सारा। अब उस लड़के ने अगले दिन गाइड जला दी, माफ़ी मांगी उसने। तो ये लोग तो ऐसे थे कि भाई मैं बहुत कुछ जानता हूँ, गाइड में पढ़ के और गाइड में से ही बच्चे को पढ़ा दिया कि हाँ तेरे नंबर आ जाएंगे। देख मैं जो यहाँ एक थे एक टीचर ऐसे ही, उनका नाम था, वो बाद में रोहतक चले गए थे, तो उनका नाम था सीलक राम। तो लड़कों ने कहा, कहने लगे मैंने जो नोट्स लिखवाए हैं ये तुम पढ़ लो, ये नोट्स 28 सेकंड डिवीज़न तो ज़रूर ही आ जाएगी। तो लड़के कहने लगे सर अगर फर्स्ट डिवीज़न लानी हो तो क्या करें। अरे हिस्ट्री में फर्स्ट डिवीज़न ना आवे, फर्स्ट डिवीज़न आती तो मेरी ना आ जाती।
हिस्ट्री में तो सेकंड डिवीज़न ही आवा है, ये नोट पढ़ लो और सारी सेकंड डिवीज़न आ जाएगी। तो वो नोट्स दे दिए बच्चों को और कर दिया सारा। तो सोफिस्ट यही काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि यू नो दैट यू नो एवरीथिंग, यू नो ऑल, एंड आई कहते मैं चाहता हूँ द मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। मैं जितना पढ़ता हूँ, उसने कहा मैंने कल ये पढ़ा था उसमें एक जगह कि इंडिया में बड़े बड़े वाइज मैन हैं, इंडिया के अंदर बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो मुझे एकदम ये हुआ कि इंडिया के बारे में इन्होंने किताब लिखी है, इंडिया का कैसे पता लगा इनको। तो कहते मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी इंडिया से सामान लेके आते हैं, चीनी इंडिया से ही आती है, देसी घी इंडिया से आता है, घी के लिए अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं है। तो कहने लगे मुझे तुरंत ही हो गया कि इंडिया का रास्ता तो मुझे पता नहीं, कैसे इंडिया जाऊंगा मैं। तो कहते एकदम मुझे लग गया कि मैं तो अभी बिल्कुल इग्नोरेंट हूँ, मैं उन विद्वानों से मिलना चाहता हूँ तो कैसे जाऊँ। तो कहते मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। तो उसने उन्होंने कहा जी इसी वजह से आपको। तो इनका बड़ी बहस चलती रहती थी एकेडमी की। इनकी एकेडमी में बहुत कम लोग जाते थे, इनके स्कूलों में खूब बच्चे भरे रहते थे। बाद में इनका पतन हुआ कि ये पैसे के लोभी बन गए सारे के सारे, और इतने लोभी बन गए कि सब गलत काम कराने लगे पैसे के लिए। अब इनके यहाँ जो सबसे बड़ा आदमी हुआ, सोफिस्ट का फाउंडर, जिसने इनको कहा कि जगह जगह एजुकेशन फैलाओ, ये फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा, इससे तो भूखे मरेंगे लोग, हमने तो करना जिससे अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसी पढ़ाई पढ़ानी है इनको। तो उसने इनको कहा कि जाओ एजुकेशन सारे में फैलाओ जितने भी है। और कौन सी एजुकेशन? मंडेन एजुकेशन, जो दुनिया में काम की हो। परलोक को हमने क्या करना है, हमने स्वर्ग में हमें अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, हमने स्वर्ग का क्या करना है। इस दुनिया में हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, हम जज बन जाएँ, हम और कुछ बन जाएँ। तो कहते समय तो जिसने ये सारा काम चलाया उसका नाम था प्रोटोगोरस। प्रोटोगोरस वाज द फाउंडर ऑफ सोफिस्ट। तो प्रोटोगोरस ने सारी शिक्षा फैलानी शुरू की। और इसी शिक्षा का, जैसे हमने कहा कि सारी शिक्षा से अब हम प्रोटोगोरस का ख़ास कंट्रीब्यूशन देखेंगे। इनका तो हमने कंट्रीब्यूशन देख ही लिया कि इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने शिफ्ट करके सेंटर, जो संसार की खोज कर रहा था कि मिट्टी का बना हुआ है या आग का, इसको शिफ्ट करके मैन की तरफ लिया है कि प्रॉपर स्टडी मैन की करो आप। मैन क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसे क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें स्टडी करो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैन। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि अच्छे लोग ऐसे पैदा कर दो जो देश में अच्छे अच्छे पदों पर बैठ जाएं जाकर शिक्षा लेकर के। तो शिक्षा का प्रचार करना इनका काम है। उस शिक्षा में मेन फंक्शन जो से उन्होंने दिया वो आर्गूमेंट, साइंस ऑफ आर्गूमेंट, साइंस ऑफ ओरेटरी, फाइलोलॉजी, यानी शब्दों का ज्ञान। इतना भंडार होता था इनके पास शब्दों का, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करेंगे दुश्मन को पराजित कर दें, और उनका कौन सा शब्द पकड़ेंगे तूने गलत। तो भाषा का, व्याकरण का, ओरेटरी का, बयान, भाषा कैसे देनी है, भाषण कैसे देना है, इन सब का ज्ञान कराते थे। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी देन इनकी है कि सारे ग्रीक में इन्होंने बड़े बड़े ओरेटर, एंटनी था जिस समय उसका मर्डर हुआ जूलियस सीजर का, तो वहाँ एंटनी जो था, हालांकि वहाँ एंटनी गया तो जूलियस सीजर ने कहा कि तू नहीं तो मुझे मरवाया। तो एंटनी के लोग खिलाफ हो गए, कहने लगा एंटनी को मरवा दो, इसने अपने मालिक को, जूलियस सीजर को मरवाया। तो एंटनी ने जो स्पीच दी है, बड़ी ज़बरदस्त, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत तकड़ी मानी जाती है, पावर ऑफ स्पीच कितनी ज़बरदस्त है वो। तो एंटनी ने जो स्पीच दी है वहाँ, उस स्पीच से सारा वातावरण ही बदल गया। लोग एंटनी को ही कहना, हालांकि उसने, शेक्सपियर ने ऐसा शब्द प्रयोग किया है जो अंग्रेज़ी में बहुत, सिवाय शेक्सपियर के और कोई नहीं प्रयोग कर सकता। उसने, जो जूलियस सीजर ने उससे एंटनी को कहा, दिस इज़ द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट। ये सिर्फ शेक्सपियर में ही मिलेगा। डबल सुपरलेटिव लगाया है, लेकिन इसलिए लगाया है कि वो ये कहना चाहता था कि इससे ज़्यादा तो, इससे गहराई में तो कोई हमें, हमारे साथ
धोखाधड़ी कर ही नहीं सकता था कि तूने हमारा हो तो मोस्ट अनकाइंडेस्ट से भी लगा दिया। लेकिन उसने जो शब्द पकड़े उनके ऊपर, तो पावर ऑफ स्पीच ऐसी थी। तो ओरेटर बनाना इनका काम था, बड़े बड़े ओरेटर बना करके। तो इनका इतना कंट्रीब्यूशन तो हम देख लेते हैं। बाकी प्रोटोगोरस ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो हम कल देखेंगे कि जब मैन को ला के अपना सेंटर में कर दिया, जब मैन सेंटर में आ गया तो मैन के बारे में बड़ी ऊंची ऊंची बातें इन्होंने करी।